आज हम लोग दृष्टि जो हिस्ट्री है इसका अगला चैप्टर देखेंगे। चैप्टर 4 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। महाजनपदों का उदय यानी आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। महाजनपदों ने अब ईसा पूर्व छठी सदी में राज्य विस्तार किया। इसके साथ ही कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष सामने आया। यही कारण है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ छठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। छठी शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी तथा आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसके कारण व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला। लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। इन परिवर्तनों के कारण ऋग वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी थी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। परिणामतः उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपद में परिवर्तित हो गए। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। मतलब कि तीनों जगह इसका मिलेगा। कहाँ? एक अंगुत्तर निकाय में मिलेगा, महावस्तु में मिलेगा, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलेगा। इसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे और 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्जी मल में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतांत्रिक व्यवस्था थी। महापरिनिर्वाण सूक्त में 6 महानगरों की सूची मिलती है: चंपा, राजगीर, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। इस काल में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया। तो हम लोग 16 महाजनपदों का एक नजर में देखते हैं। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी, दक्षिणी बिहार। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। मल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा। चेदी या की राजधानी शक्तिमती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। पंचाल की राजधानी उत्तरी पंचाल अहिछत्र एवं दक्षिण पंचाल काम्पिल। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान। सुरसन की राजधानी मथुरा, आधुनिक ब्रजमंडल। अस्मक की राजधानी पोतना या पोटली, दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद। अवंती की राजधानी उत्तरी उज्जैनी, दक्षिणी महेशमती। गांधार की राजधानी तक्षशिला, पेशावर तथा रावलपिंडी, पाकिस्तान। कंबोज की राजधानी राजपुर, हाटक, कश्मीर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मेरठ एवं दक्षिण पूर्व हरियाणा। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी था। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 शक्तिशाली महाजनपद थे: मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र 221 ईसा पूर्व है। अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ उनका संक्षिप्त विवरण हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। सबसे पहले काशी के बारे में देखते हैं। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और सोन नंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है कौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका अंग। अंग राज्य की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूक्त में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरों के नाम मिलते हैं: राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस दिए गए हैं। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है आपका मगध। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी और कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट आपका वज्जी।
यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा गुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय में यह शक्तिशाली संघ था। नेक्स्ट आपका मल्ल। वज्जी संघ के समान यह भी एक संघ था जिसमें पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं मिलती है और कुशु जातक में ओकाक वहां का राजा बताया जाता है। नेक्स्ट आपका चेदी या चेती। इसकी राजधानी शक्तिमती या सोतिवती थी। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया। चेतीय जातक में यहाँ के राजा का नाम उपचर मिलता है। नेक्स्ट आपका वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था जिसका शासक उदयन था। पुराणों के अनुसार उदयन के पिता परम तप ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। नेक्स्ट आपका कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। नेक्स्ट आपका पंचाल। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे, उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिण पंचाल जिसकी राजधानी कांपिल्य थी। नेक्स्ट आपका मत्स्य। यहाँ की राजधानी विराटनगर थी जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। नेक्स्ट आपका सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य का सुरसेन तथा इसकी राजधानी को मथेरा कहा था, मेथोरा कहते हैं। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। नेक्स्ट आपका अस्मक। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशीय शासकों ने किया था। नेक्स्ट आपका अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खानें थी तथा लोहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया। गांधार। नेक्स्ट आपका गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट आपका कंबोज। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है ये देखते हैं। राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था, लेकिन गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई या कुलीन का अधिकार होता था जिसे राजा कहा जाता था। प्रत्येक राजतंत्र में शासक के पास एक नियमित व्यावसायिक सेना होती थी। गणतंत्र शासन में प्रत्येक राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र था। राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली थे लेकिन प्रारंभिक गणतंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। गणतंत्र व्यवस्था में कुलीनों की सहमति के अंतर्गत कार्य किया जाता था जबकि राजतंत्र में निर्णय प्रक्रिया केवल एकमात्र शासक तक ही सीमित थी। नेक्स्ट आपका बुद्ध के समय गणतंत्र। बुद्ध काल में 16 जनपदों के अलावा गंगा घाटी में कई गणतंत्रों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र थे जो इस प्रकार है। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारा के भाग्य, अलकपल के बुल्ली, केशपुत के केलाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। कपिलवस्तु के शाक्य की बात करें हम लोग तो इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इसे शकवंशीय सुकृति ने प्रतिस्थापित करवाया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य अनेक नगर थे। चातुमा, सामगाम, खोमदूस, शिलावती, नगरक, देवदह आदि। शाक्य लोग अपनी जाति के बाहर अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। इस राज्य का विनाश कौशल नरेश बीडूडभ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सुसुमारा के भग। इसकी राजधानी का इसकी स्थिति का अनुमान वर्तमान चुनार मिर्जापुर जिला से किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भग ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लिखित भर्ग वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है अकल्प के बुल्ली। इसकी राजधानी बेतिया यानी वेठ द्वीप थी। बुल्ली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और आधुनिक स्थानों की दृष्टि से यह राज्य बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। नेक्स्ट है केशपुत के कलाम। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कलामों का संबंध पंचाल जनपद के केसियों के साथ था। आचार्य अलार कलाम इसी राज्य से संबंधित थे और उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद आचार्य अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट आपका रामग्राम के कोलिय। कोलिय की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है।
और कोलीय गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आपका कुशीनारा का मल्ल। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्र केतुमल का वंशज कहा गया है। नेक्स्ट आपका पावा के मल्ल। पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे। नेक्स्ट आपका पिपली वन के मौर्य। किंवदंती है कि मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मौर्य कहा गया है। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश से उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट आपका वैशाली के लिच्छवी। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। लिच्छवी वजी संघ में सर्व प्रमुख था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के वसाढ़ नामक स्थान में स्थित थी और महावग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, जहां रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। और लिच्छवी का राजा चेटक था। चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला उसकी बहन थी। मिथिला के विदे। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध थे और इसकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध एक परिचय। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बुद्ध काल तथा परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिला शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिवर्ष थी। बाद में राजगिरी बनी जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदत्त तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मगध की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई और विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीक का उपयोग, वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा तथा प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मगध राज्य ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल वत्स अवंती को मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। मगध साम्राज्य के भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू होता है जिसे मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। मगध राज्य के प्रमुख वंश के बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इसका संस्थापक बिंबिसार था। राजधानी इसकी राजगिरी या गिरिवर्ष पाटलिपुत्र थी और प्रमुख शासक इसके बात करें तो ये बिंबिसार हैं जो कि 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, बिंबिसार इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। इसके शासन काल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। इसका अन्य नाम श्रेणिक था। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक है। और बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। उसके 3 विवाह किए। पहली पत्नी महाकोसला देवी थी जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला जिससे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी। दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिमी एवं उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रदोष से मित्रता कर ली तथा अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है अजातशत्रु। 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। प्रसेनजीत इसकी पराजय हुई, माने प्रसेनजीत की इसमें पराजय हुई और परंतु बाद में दोनों ने समझौता हो गया था। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ और उसने कूटनीतिक मित्र वत्सकार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। बाद में काशी व वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। अजातशत्रु के समय में ही राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ।
अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया, पुराणों के अनुसार 28 वर्ष। 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा डाला गया। अब हम उदयन के बारे में देखते हैं। इसका ईसा पूर्व है 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की, उससे अपनी राजधानी बनाया। वह जन मतानुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था और इसको उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव डाली। अब देखते हैं हम लोग शिशुनाग वंश। इस वंश का संस्थापक, इसका जो शासन काल है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। अब इसके प्रमुख शासक है शिशुनाग, 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य मिला लिया। इसने वैशाली को राजधानी बनाया शिशुनाग ने, और इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है कालाशोक, 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। इसका नाम पुराण तथा दिव्यद्वान में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संगीति दो भागों में स्थविर तथा महासंधिक में बट गया। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापज्ञानंद नामक एक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों तक लगभग 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। नेक्स्ट आपका नंद वंश, 344 ईसा पूर्व से 324 से 323 ईसा पूर्व। संस्थापक इसका महापज्ञनंद था और प्रमुख शासक की बात करें तो महापज्ञनंद। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापज्ञनंद एक शूद्र था। इसने महापज्ञनंद को सर्वक्षंत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव यानी दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। इसने एक क्षत्रक शासक की स्थापना की तथा एकराट की उपाधि धारण की। महापज्ञनंद के 8 पुत्र थे और धनानंद भी इसी का पुत्र था। धनानंद भी इसका पुत्र था जो नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद की बात करें तो यह सिकंदर का समकालीन था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा था। और धनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे, जिससे जनता संतुष्टि घनानंद के दरबार में चाणक्य आया था। वह धनानंद के द्वारा अपमानित किया गया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य के शासन में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक की बात करें तो सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, जिसमें निम्न गंगा के मैदानों पर नियंत्रण संभव हो सका। तांबे और लोहे की खानों से निकटता, जो बेहतर उपकरण और हथियारों के लिए आवश्यक थे। जलोढ़ मिट्टी का जमाव, जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करता था। मगध की दोनों राजधानियां राजगिरी और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजगिरी पहाड़ियों से घिरी थी और शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर स्थित थी, अतः वह जलदुर्ग से सुरक्षित थी। दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्धों में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। वंश का नाम हर्यक वंश। इसके राजा हुए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी। अब बिंबिसार 52 वर्ष तक शासन किया, अजातशत्रु 32 वर्ष तक शासन किया, उदयन जो है 48 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में राजा का नाम है शिशुनाग, काकवर्ण यानी कालाशोक और कालाशोक के 10 पुत्र। अब शिशुनाग 18 वर्ष शासन करते हैं और कालाशोक 28 वर्ष शासन करता है। इसके अन्य जो है आपका 22 वर्ष शासन करते हैं। नंद वंश नेक्स्ट है। नंद वंश में महापज्ञनंद तथा उसके 8 पुत्र। तो महापज्ञनंद आपका 21 वर्ष शासन करता है। अब इसी तरह हम लोग आज का लेक्चर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।